पटवारी इज ए डिस्ट्रिक्ट कार्डर पोस्ट। ठीक। मुझे बताओ रजौरी पुंछ का पटवारी जम्मू में कैसे अटैच हो सकता है? हक खान थे यहाँ के लॉ मिनिस्टर, रेवेन्यू भी था, पूछना कितने अटैच किए थे। फिर जो 15 साल का प्रावधान था कि एएलसी और आरबीए में आपको 15 साल रहे हुए होने चाहिए उस एरिया में, तभी आप एएलसी और आरबीए अप्लाई कर सकते हो। ठीक। एक तो 15 साल रहे हुए होने चाहिए थे, और दूसरी रिक्वायरमेंट थी जब आप फॉर्म भरोगे उस टाइम भी आप वहां एएलसी और आरबीए में रहते होने चाहिए। ठीक। उसमें भी प्रोविजो ऐड कर दिए। देखना, सुनना जरा ध्यान से। However, a requirement of 15 years in RB and ALC area is not required where the parents of the candidates are serving outside RBA or ALC for the purpose of यूनिवर्सिटी के एक कर्मचारी का कमेंट, मुझे लगता है उस पर आपका कमेंट चाहूंगा। उनके खिलाफ गंभीर आरोप थे। गंभीर आरोपों के बाद पड़ताल भी हुई, तो पड़ताल का कोई नतीजा नहीं निकला और उनको जो ड्यू उनकी प्रमोशन थी वो भी मिल गई। उसके बाद वो बड़े नाजो अंदाज से मुझे कहते हैं कि जनाब एक काम करिए, कोई बाग बगीचे के ऊपर कोई स्टोरियां करिए, कोई बाग बगीचे के ऊपर कोई फूल अच्छे आए हैं, ये मौसम तब्दील हो रहा है, अब पेड़ों के ऊपर फूल आ गए हैं, चिड़िया विड़िया की कहानी कीजिए, हमारे ऊपर कहानी करना बंद कर दीजिए अब, क्योंकि कुछ नहीं होता। हम जितने भी लोग जिनके ऊपर संगीन करप्शन के इल्जामात हैं, बैकडोर एंट्रेंट्स, यार उसने बड़ा अच्छा कहा, उसने कहा यार कौन आज तक रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, इसको लेकर मैंने कई तफसीली रिपोर्ट्स की और बहुत सारे मेरे जानने वाले मुझसे नाराज हो गए। उन्होंने कहा देखिए जी आपको बड़ी परेशानी है आरबीए से। आरबीए एक वाहिद तरीका था जिस तरीके से हमको नौकरी मिली है, अब आपको क्या परेशानी है? मामला बिल्कुल सिंपल है जी। रिजर्वेशन का मकसद गरीब कमजोर लोगों को उनकी गुर्बत से बाहर निकालना, वो लोग जिनके साथ ज्यादती हुई है ऐतिहासिक तौर पर उन लोगों के साथ इंसाफ करना रिजर्वेशन के जरिए। रिजर्वेशन का मकसद नौकरी देना नहीं हो सकता। किस हद तक ये बात सही है? और दूसरा, पहले आरबीए जिस तरीके से उसका गलत इस्तेमाल किया गया और कभी हुकूमत ने उसको लेकर कोई बात नहीं की, अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाली कहानी जो है ये रोज एक नया रंग और एक नया रूप लेती है। पता ये चल रहा है कि खुद जनाब पीएसआई हैं, और आप जब पीएसआई लग गए तो आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बाहर हो गए, लेकिन उसके बावजूद आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया। कहीं ये आ रहा है कि भाई पिताजी तहसीलदार हैं लेकिन बच्चा ईडब्ल्यूएस है। ये क्या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का क्राइटेरिया है? और उसके बाद क्या वाकई करप्शन को लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार गंभीर है? इन मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू के पूर्व अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा। अभिनव जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप चूंकि माने जाते हैं सर्विस मैटर्स में, आपका बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया किस हद तक मिसयूज हुआ है जम्मू कश्मीर में साल, और अब जो सरकार ने इसको घटाकर लगभग 7% के करीब पहुंचाया है 20 से, क्या ये फैसला सही है? और ईडब्ल्यूएस को लेकर आपके पास शिकायतें क्या आ रही हैं? देखिए जुनैद जी, मैं जब आप व्यूअर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो मैंने आपके कुछ शब्द सुने कि आरबीए मिसयूज हुआ। मिसयूज तब होता है जब मिसयूज करने के लिए कोई एक स्कोप रखा जाए। रिजर्वेशन एक्ट बना 2004 में, ठीक, उसके अंडर रिजर्वेशन रूल्स बने 2005 में, ठीक। दो तरह की कैटेगरीज हैं रिजर्व, बेसिकली 3 तरह की। एक होती है वर्टिकल रिजर्वेशन, एक होती है हॉरिजॉन्टल, ठीक। वर्टिकल में आगे एससी, एसटी, ओबीसी, ठीक। हॉरिजॉन्टल में आगे हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन, ठीक, राइट। अब जब रूल्स बने तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में अलग रिजर्वेशन, प्रमोशन में अलग रिजर्वेशन। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में रिजर्वेशन आ गई एससी, एसटी को, राइट। फिर आ गई सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड, जिसमें आ गए जेएंडके में एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, आईबी तब नहीं, जब रूल्स बने तब नहीं आई, आईबी 2020 में आया, ठीक। एएलसी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, ठीक, एंड अदर सोशल कास्ट, ओएससी, ठीक।
इनको बोलते हैं सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड्स। ठीक। लेकिन इनको रिजर्वेशन के लिए दो चीजें रखी गई कि सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड वही रिजर्वेशन ले सकता है जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख रुपए, उस टाइम 4 लाख रुपए से कम थी। ठीक। 4 लाख से कम थी। और एएलसी और आरबीए के लिए रखा गया कि उसने उस एरिया में 15 साल वो रहा होना चाहिए, एएलसी या आरबीए एरिया में। ठीक। लेकिन बदमाशी कहाँ हुई? बदमाशी कहाँ हुई? जो 4 लाख की लिमिट रखी थी जिसको अब 8 किया गया है, लिखा इनकम स्लैब शैल नॉट अप्लाई टू दोज पर्सन्स हु हैव एक्वायर्ड देयर स्कूलिंग फ्रॉम आरबी एंड एएलसी एरिया। यानी आप अगर ये दिखाते हैं कि मैं गांव से पढ़ा हूं, 12वीं मैंने वहां से की है, खत्म फिर कर आपके फादर की चाहे 8 करोड़ इनकम क्यों ना हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये हुआ है जम्मू कश्मीर में। और उसके किसने बनाए रूल्स? किसकी सरकार थी 2005 में? जाहिर सी बात है ये पीडीपी को, कांग्रेस की कोalition गवर्नमेंट थी उस वक्त। ठीक। गालियां निकालते ना बीजेपी को, देता हूं जवाब। फिर जो 15 साल का प्रावधान था कि एएलसी और आरबीए में आपको 15 साल रहे हुए होने चाहिए उस एरिया में, तभी आप एएलसी और आरबीए में अप्लाई कर सकते हो। ठीक। एक तो 15 साल रहे हुए होने चाहिए थे, और दूसरी रिक्वायरमेंट थी जब आप फॉर्म भरोगे उस टाइम भी आप वहां एएलसी और आरबीए में रहते होने चाहिए। ठीक। उसमें भी प्रोविजो ऐड कर दिए। देखना, सुनना जरा ध्यान से। However, a requirement of 15 years in RB and ALC area is not required where the parents of the candidates are serving outside RBA or ALC for the purpose of their employment or for the purpose of their business or profession. अच्छा, ये रास्ता भी बना दिया। पढ़ लो रूल्स। गरीब तो आया नहीं आरबीए में, गरीब तो आया नहीं एएलसी में। अच्छा, ये तो मगरमच्छ खा गए सब कुछ। अच्छा, उसके बाद जो क्राइटेरिया, देखिए मेरी बात से गुस्सा करेंगे, रियली डिजर्विंग एएलसी और आरबीए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उन्हीं के साथ नाइंसाफी हुई है और उनका हक तो लोग खा चुके हैं, लेकिन गुस्सा मेरी बात का करेंगे। अच्छा, मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूं। मुझे अभिनव जी ये बताइए किस हद तक ये बात सही है कि कितने लगे होंगे 2005 से 21 साल में? बहुत बड़ी तादाद होगी। कितनी तादाद है? बहुत बड़ी तादाद। उनके बच्चे भी लग गए, और उसी बाप भी केएस, बीबी भी केएस, बच्चे भी केएस। अच्छा, जो लोग गुस्सा करेंगे वो वही के वही। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइएगा अभिनव जी कि क्या ये बात सही है, क्योंकि ये चीजें हमारी आंखों के सामने भी हुई हैं कि आरबीए डिक्लेयर जिन गांवों को किया जाता था वो केवल और केवल एमएलए साहब की क्या कहते हैं रिकमेंडेशन पे होता था। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कभी कोई सर्वे या कभी कोई ग्राउंड रिपोर्ट या वहां का जो जिन पैमानों पे आपने तय करना था, जो मानक थे तय करने के कि आरबीए विलेज है कि नहीं है, कभी उन पैमानों का ख्याल ही नहीं किया। बस एमएलए साहब ने कह दिया मेरे 4 गांव डाल दो, आपने 4 गांव डाल दिए। पटवारी, एमएलए, आपने जम्मू देखा है पहले, आज से 50 साल पहले देखा है? इतनी तो हमारी उम्र नहीं हुई भी। मेरी 58 है। ठीक। जम्मू स्वर्ग से कम नहीं था, जम्मू स्वर्ग से कम नहीं था। जम्मू की गलियों से खुशबू आती थी, पीर मिठा से दूध दही की खुशबू आती थी। ठीक। जम्मू की नेचुरल लैंडस्केपिंग थी, कोई आपको एक्सपर्ट एंगेज करने की जरूरत नहीं थी। ठीक। जम्मू की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने चपड़ासियों को खिलाफवर्जी अफसर बना के जम्मू का बेड़ा गर्क कर दिया। जहां देखो कंस्ट्रक्शन, तभी ब्रिज पे कंस्ट्रक्शन, कैनाल पे कंस्ट्रक्शन, इरिगेशन की लैंड पे कंस्ट्रक्शन, दुकानों की एनक्रोचमेंट, हद ही कोई नहीं है। आप देखिए जब आप गुजर नगर का ब्रिज खत्म होता है टूवर्ड्स बावे वाली माता, लेफ्ट साइड कॉलोनी बनी है, सबसे बेस्ट एरिया है जम्मू का। कंस्ट्रक्शन देखिए वहां कैसी हुई है, बिल्कुल कंजेस्टेड। मॉडल अकेडमी के और सेक्रेटेरिएट के पीछे देखिए, बिल्कुल। फिर बावे वाले मोड़ से लेकर नरवाल तक देखिए लेफ्ट साइड। फिर आप नगरोटा जहां पे बैरिकेड लगा होता है वहां से आप सिद्रा वाले ब्रिज के लेफ्ट साइड देखिए। मैं किसी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूं। फिर आप सिटी में देखिए, गांधीनगर सारा कमर्शियल हो गया, छन्नी सारा कमर्शियल हो गया। जम्मू के लोग थोड़ा पैसे से हट के एक राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी भी होता है, पीसफुल लाइफ,
यहाँ पे कभी टाउन प्लानिंग नहीं हुई प्रॉपर कि टाउन कैसे क्रिएट करने हैं। जहां मर्जी आप वर्कशॉप खोल लो, जहां मर्जी आप सब्जी महेशपुरा चौक देखो आप। लेकिन जैसे मैंने आपसे पूछा, आपने बात की आरबीए के गांवों के मानक क्या थे, क्राइटेरिया क्या थे? कोई क्राइटेरिया नहीं थे, कोई क्राइटेरिया। जो एमएलए ने कह दिया वो क्राइटेरिया। रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया मींस बैकवर्डनेस ऑन अकाउंट ऑफ एजुकेशन, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये फैक्टर्स होते हैं। क्या आप आज के कभी एक्सरसाइज नहीं हुई? क्या आपको लगता है आज के वक्त में भी कोई बैकवर्ड एरिया है जम्मू कश्मीर? बड़े कम। आज तो मोबाइल कहां से लाइव हो जाता है, किस किस जगह से लाइव हो रहा है, ये सारा मिसयूज हुआ है। और डिजर्विंग जो आरबीए और एएलसी के थे वो कम, ज्यादा से ज्यादा 2 या 4% नौकरी। लेकिन अभिनव जी, आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये आरबीए की कैटेगरी क्रिएट क्यों की गई, जरूरत क्या थी? बाकी हिंदुस्तान में, बिहार में आरबीए नहीं है क्या? वहां बैकवर्ड एरियाज नहीं है? उड़ीसा में नहीं है? ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं। यही है ना, 27% है। यहाँ कितनी थी? ओएससी थी, ओबीसी तो थी ही नहीं। ठीक, अब लाइए ओबीसी 7% की 8% की है। अब जितना पॉपुलेशन है उसके मुताबिक ही करना है ना। लेकिन लाई तो सही, किस कब लाई? 370 हटने के बाद। अदर बैकवर्ड क्लासेस में तो ये था कि आपकी जात देखी जाती थी, क्लास देखी जाती थी, तो आपको बैकवर्ड डिक्लेयर किया जाता था। अदर बैकवर्ड क्लासेस में आपका ऑक्यूपेशन देखा जाता था। ठीक, बेसिकली रिजर्वेशन कंसेप्ट ही जो है वो आपकी ऑक्यूपेशन पे है। जब आप ऑक्यूपेशन पे जाते हो तो ऑक्यूपेशन में व्यवसाय का जरिए, ठीक, रोजी रोटी कमाने का जरिए। जब वो आप जाते हो, एक व्यवसाय एक ही कास्ट के लोग करते हैं, आ जाके फिर वो कास्ट पे आता है। लेकिन अभिनव जी, मुझे ये बताइएगा कि जैसे ब्राह्मण जो है शादियां पढ़ाता है या गृह प्रवेश की ये पूजा करता है, तो ये ऑक्यूपेशन थी पहले। अब नौकरियां भी करता है, लेकिन है बेसिक कंसेप्ट जो रिजर्वेशन है वो ऑक्यूपेशन और पॉवर्टी है। लेकिन ऑक्यूपेशन पे जब आप जाते हैं तो वो आ जाके किसी कास्ट से जुड़ती है। ठीक, तो अब ईडब्ल्यूएस का जहां तक ताल्लुक है, बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि भाई आप किसी जगह आप जाते हैं, फुट्टा लगाते हैं, तो फुट्टा लगा के आप कहते हैं भाई आप क्वालिफाई नहीं करते, वो गरीब आदमी है। और किसी जगह आप जाते हैं, फुट्टा लगाते हैं, कहते हैं जी आप तो क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन पिताजी भी इनकम टैक्स भर रहे हैं, माताजी भी इनकम टैक्स भर रही हैं, भाई साहब भी इनकम टैक्स भर रहे हैं, मामा चाचा ताया सब इनकम टैक्स जो करोड़ों का भर रहे हैं, लेकिन मकान चूंकि उनका छोटा है वो ईडब्ल्यूएस में क्वालिफाई करते हैं। फिर किसी जगहों पर कहा जाता है कि जनाब अगर आपकी यारी दोस्ती है तहसीलदार के साथ, पटवारी के साथ, तो काम हो जाता है। क्या ये सच है या ये आरोप है? किसी हद तक सच है। वो कैसे है? सेपरेट राशन कार्ड बना लिया, सेपरेट जमीन ले ली नई थोड़ी सी, ठीक, और फैमिली डिफरेंट बता दी गई। ठीक ठीक, कई जगह एमएलएस का भी प्रेशर होता है। अब मैं आपको असली बात बताऊं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आज से 1.5 साल पहले तक आई कब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन? 2019 में। बिल्कुल 2019 में आई। 25 तक ना यहाँ के चीफ सेक्रेटरी को पता था, ना यहाँ के सेक्रेटरी जीएडी को पता था, ना यहाँ की एसएसआरबी को पता था चेयरमैन को, ना पीएससी के चेयरमैन को पता था कि ईडब्ल्यूएस होता क्या है। ठीक, मैं बताता हूँ। जनवरी 2019 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की पार्लियामेंट ने, ठीक, 109th अमेंडमेंट। उसमें कहा कि हर एक स्टेट अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 10% वैकेंसीज जो हैं, पोस्टें ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व करेगी। ठीक, एंड ईडब्ल्यूएस उनको मिलेगा फॉर देम फॉर हुम देयर इज नो स्कीम ऑफ रिजर्वेशन ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। ठीक, समझने वाली बात है। अब रिजर्वेशन कहां है? इंडिया में रिजर्वेशन है एससी, एसटी और ओबीसी को। ठीक, जेएंडके में रिजर्वेशन है एससी, एसटी, ओबीसी, एएलसी, पीएसपी, आईबी, है कि नहीं? बिल्कुल है। अब पीएसपी, आईबी, एएलसी और आरबीए पूरे इंडिया में नहीं है ना। पीएसपी तो अब खत्म हो गया, तो अब सीधा ST2 बन गया। ये 4-5 कैटेगरीज ने ना है ना। अब ईडब्ल्यूएस के 2 तरह के सर्टिफिकेट बनने थे, फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग रिजर्वेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स एंड फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग रिजर्वेशन इन यूटी गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक, अब स्कीम ऑफ रिजर्वेशन सेंटर में सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी के लिए है। जेएंडके का पीएसपी वाला जिसको ST2 कहते हैं, एएलसी, आईबी और आरबीए वाला सेंटर में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ले सकता है सेंटर की नौकरी लेने के लिए। ठीक, क्योंकि वहां उसके लिए स्कीम ऑफ रिजर्वेशन ऑलरेडी नहीं थी। नहीं थी, बिल्कुल। जेएंडके में
जो SC है, ST है, ALC है, IB है, PHP है, वो EWS नहीं ले सकता। यहाँ के तहसीलदारों ने उनको बिना देखे कि इनको यूटी फॉर्मेट में देना है या सेंट्रल फॉर्मेट में देना है, कईयों ने तो सेंट्रल फॉर्मेट के बेस पे ही PSC में अप्लाई किया और SSR में अप्लाई किया, केस अफसर बन गए, लग भी गए, काम भी कर रहे हैं, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर भी लग गए, BDO भी लग गए, प्रोफेसर भी लग गए, असिस्टेंट प्रोफेसर, मेडिकल ऑफिसर भी बन गए, वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन भी बन गए। कौन से सर्टिफिकेट पे? सेंटर वाले पे, क्योंकि यहाँ पे वो ALC हैं, RBA हैं, PHP हैं या IB हैं। 25 में भी लग गए। ठीक। बाद में इनको पता लगा ये तो गलती हो गई, इनको तो UT फॉर्मेट का EWS मिलना चाहिए था। तो UT फॉर्मेट का अगर मिलना होता तो इनको मिलना नहीं था, क्योंकि ये ALC, IB, RBA और PHP हैं। ठीक। 25 में इनको पता लगा, इन्होंने सिलेक्टेड बच्चों की सिलेक्शन कैंसिल कर दी। लेकिन जो पिछले 6 साल से लग चुके हैं, उनका क्या करेंगे? ये किसने देखना था? ये एंटी करप्शन ब्यूरो ने नहीं देखना, ये GAD ने नहीं देखना, ये चीफ सेक्रेटरी ने नहीं देखना, किसने देखना है? लेकिन इसमें वो कितनी तादाद होगी? कम से कम मेरे मुताबिक 5 से 8 हजार के बीच। 5-8 हजार लोग लगे इस तरीके से, मल्टीटास्किंग से लेके गेस्टेड ऑफिसर तक सब। बिल्कुल। अच्छा अभिनव जी, आप कौन निकालेगा? सरकार ने निकाल लेते, कभी नहीं निकालेंगे। अच्छा सरकार हक किसका गया? वो जो बेचारा डिजर्विंग EWS। अच्छा वो डिजर्विंग तो जम्मू के लोगों की एक बदकिस्मती है, सच्ची बात कहो तो इनको कड़वी लगती है। ठीक। इनको अपना भला ही नहीं पता, हमारा भला किसमें है। कहते हैं एनक्रोचमेंट मत हटाओ, स्टेटस को चाहते हैं, बस स्टैंड मत बनाओ, गाड़ियों की जाम लगने दो, मेटाडोर्स चल रही हैं, केरोसिन ऑयल पे धुआं उड़ा रही हैं, पूरी सड़क कवर की है, ट्रैफिक वाले देख रहे हैं जम्मू के लोगों को। अगर जुनेद कॉन्स्टिट्यूशनल इशू पे कोई डिस्कस करेगा तो व्यूअर्स होंगे 10,000, अगर किसी की पिक पॉकेट होगी तो व्यूअर्स होंगे 2.5 लाख। इनको तमाशा देखना अच्छा लगता है, चाहे वो असेंबली में हो और ये चाहे वो बाहर हो। ये बेसिकली मुझे लगता है इट इज नॉट स्पेसिफिक टू जम्मू कश्मीर में हालात यही हैं। मैं देख रहा था कल के, अगर आप बात करते हैं कि जनाब मीट का दाम जो है वो 740 से 800 रुपए हो गया है, तो शाम को पता चलता है कि जनाब इसको कम से कम 10 लाख लोगों ने ये वीडियो देख ली। बिल्कुल देख। तो मैं अब आपने एंटी करप्शन ब्यूरो की बात की, एंटी करप्शन ब्यूरो अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन एक जम्मू यूनिवर्सिटी के एक कर्मचारी का कमेंट, मुझे लगता है उस पर आपका कमेंट चाहूंगा। उनके खिलाफ गंभीर आरोप थे, गंभीर आरोपों के बाद पड़ताल भी हुई, तो पड़ताल का कोई नतीजा नहीं निकला और उनको जो ड्यू उनकी प्रमोशन थी वो भी मिल गई। उसके बाद वो बड़े नाजो अंदाज से मुझे कहते हैं कि जनाब एक काम करिए, कोई बाग बगीचे के ऊपर कोई स्टोरियां करिए, कोई बाग बगीचे के ऊपर कोई फूल अच्छे आए हैं, ये मौसम तब्दील हो रहा है, अब पेड़ों के ऊपर फूल आ गए हैं, चिड़िया विड़िया की कहानी कीजिए, हमारे ऊपर कहानी करना बंद कर दीजिए अब, क्योंकि कुछ नहीं होता। हम जितने भी लोग जिनके ऊपर संगीन करप्शन के इल्जामात हैं, बैकडोर एंट्रेंट्स, यार उसने बड़ा अच्छा कहा, उसने कहा यार कौन आज तक डिसमिस हुआ, और उसने मिसाल भी दे दी कि जैकफेड स्कैम से ही अब शुरू हो जाइए। वो जनाब एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी और टॉप पोजीशन पे पहुंच गए, और जिस किसी को कहीं कोर्ट ने किसी जगह स्ट्रिक्चर्स भी पास किए, हायर कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। चाहे अजीत कुमार की जूट मैट स्कैम की हम बात करें, या कुंडल कमेटी में कितने फॉरेस्ट के अफसरों के खिलाफ हुआ कि जनाब ये चोर हैं, डाकू हैं, सब एमिकेबली रिटायर हुए। और इतना ही नहीं, बल्कि अब तो ये तमाशा भी देखने को मिला, कुछ लोगों ने सरकारी मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया, चुनाव लड़े, और चुनाव लड़ने के बाद फिर वापस सरकारी मुलाजमत में आ गए और लेह से एमिकेबली रिटायर हो गए। तो अभिनव जी, आपसे जानना चाहूंगा कि प्रॉब्लम कहां पर है, जब इतना ब्रेजनली जो लोग बैकडोर एंट्रेंट्स रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, रिकॉर्ड्स कह रहे हैं कि वो बैकडोर एंट्रेंट रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल उनको लगाया गया, फिर परमानेंट का रास्ता उनके लिए निकाला गया, जिनके ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं, अगर वो ब्रेजनली कहते हैं सिस्टम कुछ हमारा नहीं बिगाड़ सकता, तो एक आम आदमी फिर कहां जाए? फिर तो कर देना चाहिए ना भाई, तमाम फलानी मुलाजमतें जो हैं इनके लिए हैं, तमाम फलानी मुलाजमतें इनके लिए हैं, ताकि बेचारा आम आदमी को दुकानदारी करे। देखिए, ऐसा जितना डिले हुआ 370 को एब्रोगेट करने में, ये सब उसका नतीजा है। क्योंकि 370 की एब्रोगेशन के पहले जम्मू कश्मीर की सरकारों को कोई पूछ नहीं सकता था कि आपने सेंटर से इतना फंड लाया, वो कहाँ गया,
राइट। नौकरियां कैसे मिल रही? पीएससी में धांधली होती थी, इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज के बच्चों को सिलेक्ट किया जाता था, टॉप मोस्ट मेरिटोरियस उनको लगाया जाता था ताकि वो एचओडीज बने, चीफ सेक्रेटरीज बने, राइट। एसएस आर्मी में धांधली होती थी, ठीक। जे&के पुलिस एक वाहिद पुलिस थी जिनका अपना रिक्रूटमेंट बोर्ड था, नॉन गेस्टेड का। ये अभी चेंज हुआ, एसएसआरबी को गई पोस्ट सब इंस्पेक्टर्स की। जब मैंने कैट से जजमेंट ली तो एलजी साहब को पता लगा, ठीक। नहीं तो अभी भी इन्होंने अपना शेयर खाना था वहां से। बोली चलती थी पुलिस में सब इंस्पेक्टर्स की, चलती थी कि नहीं? एसपीओ की अभी भी चलती है। मुझे कहते हैं लोग 4 लाख रुपए दे देते हैं, मेरे बच्चे को लगा दो। कईयों ने दिए, नहीं लगे, लोगों ने पुलिस केस किए, पैसे वापस दो। जम्मू कश्मीर का कल्चर था बैकडोर एंट्री। यहाँ तक आपने यूनिवर्सिटी की बात कही जिसको विश्वविद्यालय बोलते हैं, यहाँ तो 100% पीएन से लेके असिस्टेंट प्रोफेसर तक। यहाँ जहाँ तो आपके ऊपर बहुत बड़ा हाथ होना चाहिए शुरू से ही, यहाँ आपकी टोटल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वेरियस काइंड्स। ठीक। जब तक आप यूनिवर्सिटी की कोई लॉबी नहीं पकड़ोगे आपकी नौकरी नहीं लग सकती। नौकरी तो छोड़ो, आपको पीएचडी के थीसिस आपके क्लियर नहीं होंगे। ये डन है जबरदस्त। अब थोड़ा सा फर्क पड़ा है, थोड़ा पड़ा है। मेरी बात सुनिए, मैं भी आपके इंटरव्यू देखता हूँ कि मेरे कोलीग्स भी, कि क्या जम्मू में इतने नालायक लोग हैं कि जनाब वाइस चांसलर कोई लोकल नहीं मिल रहा? निकालिए डाटा वाइस चांसलर लोकल उन्होंने किन के बच्चे लगाए। नाम अगर मैं नाम लूंगा सारे मेरे से नाराज हो जाएंगे। बिल्कुल, ये बड़ी मुसीबत है। जम्मू की 20 लीडिंग फैमिलीज सब जम्मू यूनिवर्सिटी में लगे हुए, 4 परिवार के, एक परिवार के 4 लोग, और सभी पार्टियां खुश हैं, सब लोकल वीसीज ने लगाए, और सारे राजनीतिक दल से जुड़े हुए। वहां ये सारी फैमिलीज इकट्ठी हुई, चाहे पीडीपी हो, चाहे एनसी हो, चाहे आपकी बीजेपी हो। हमारी बीजेपी का देख लो, कोई भी नहीं लगा हुआ। उनकी तो सरकार ही कभी नहीं थी। महबूबा मुफ्ती के लोग लगे हैं, गुलाम नबी आजाद के लगे हैं, अब्दुल्लाज के लगे हैं, फिर आपके माशरे से जो बड़े लोग हैं उनके भी लगे हैं। ठीक। अब ये कहाँ नहीं जा सकता, ये बड़ी, अब उनको तकलीफ हो रही है। ठीक। इसलिए वो बाकियों से कहलवाते हैं कि जम्मू के लोकल निकम्मे हैं क्या? किसने कहा निकम्मे हैं? निकम्मे नहीं थे, लेकिन वो प्रेशर के अंदर आते थे, इन लोगों की सिफारिशें सुनते थे। अब नहीं चल रही। लगवा के बताओ उमर अब्दुल्ला कोई बंदा जम्मू यूनिवर्सिटी में नहीं लगेगा, लगवाओ मुफ्ती का नहीं लगेगा। ठीक। ये फर्क है। मैं देखता हूँ गरीब घरों के बच्चे लग रहे हैं। ठीक। मैं नहीं कहता हूँ 100% ट्रांसपेरेंसी आ गई है, काफी हद तक आई। पीएससी में देखो, पीएससी में तो अच्छा, मुझे ये बताओ, यूपीएससी में जम्मू के कितने बच्चे? 17 आए इस बार? कितने? बिल्कुल 17 है। अगर ये बच्चे अगर जम्मू कश्मीर पीएससी में अप्लाई करते शायद आधे फेल हो गए होते आज से 10 साल पहले। ये भी सब जानते हैं। यहां पे अभी बड़ा टाइम लगेगा सुधरने में, चीजों को ठीक, बड़ा टाइम लगेगा। यानी आप, लेकिन आप यकीन है कि होगा कभी नहीं। एक पटवारी 40,000 रुपया तनख्वाह लेता है तो 40 लाख रुपया महीने का कमाता है। पटवारी कमाते हैं। ठीक। रजिस्ट्री फर्द होता है प्राइवेट जमीन का, कब्जा दिलाते हैं सरकारी जमीन का। पूछिए सिमरनदीप सिंह से। मतलब पटवारी इज ए डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर पोस्ट। ठीक। मुझे बताओ रजौरी पुंछ का पटवारी जम्मू में कैसे अटैच हो सकता है? हक खान थे यहाँ के लॉ मिनिस्टर, रेवेन्यू में था। पूछना कितने अटैच किए थे, किस लिए किए थे? खोलने जाए तो बड़ा कुछ निकलेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग समझेंगे नहीं। उनको आदत पड़ी है आसानी से चीजें लेने की। एमएलए मंत्रियों के पीछे, अफसरों के पीछे चपरासी लगा दो, अड़ाक लगा दो डेली। लेकिन आपने जो बात कही इसी पर ख़त्म करेंगे कि मैं मुतमईन हूँ अगरचे ख़राब है माहौल, ख़िज़ा के बाद का मौसम बहार होता है। ये कहना था सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा का। इन्होंने बड़ी नपी तुली बात कही और बड़ा कुछ कह भी गए। तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि जो एंटी करप्शन ब्यूरो और बाकी एजेंसियां जिनके जिम्मे है कि आप करप्शन का कलाकुमा करें जम्मू कश्मीर में, उनकी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि वो उन इंस्टीट्यूशंस को भी देखें जिन इंस्टीट्यूशंस में ये सारा कुछ हुआ है। एक रिक्वेस्ट आप अभी कर दो, इस टाइम के जो डायरेक्टर एसीबी हैं, मुझे नहीं लगता इनसे बेटर कोई पहले था और अगले 5-7 साल में कोई आएगा। अगर ये चीजें इनके हाथ से निकल गई फिर ये दबी की दबी रहेंगी। मुझे लगता है मुझे इससे और ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है।